Friends, so today in the series of lectures on reflection and refraction of light, today I'm going to define Snell's law. Snell's law, it is very important. Snell's law. So let's study what is this law all about. Okay. So see, when the light goes from rarer to denser medium, when the light goes from rarer to denser medium, so it bends टूवर्ड्स द नॉर्मल. नॉर्मल की ओर बेंड होती है, इसी बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं. ओके. सो व्हेन द सपोज ये लाइट आपकी ऊपर रेयर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है, ये लाइट आपकी इंसिडेंट हुई एंगल आई बनाते हुए, दिस इज नोन एज इंसिडेंट एंगल विद द नॉर्मल. ये नॉर्मल होता है ना, इस ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है नॉर्मल. तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे है. इन नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो जैसे ही ये रेयर मीडियम से अब यहाँ से भी डेंसर की ओर जा रही है, तो जैसे ही ये रेयर से डेंसर में जाती है, तो डेंसर मीडियम में जाते समय क्या हो जाती है, रेज सीधी ना जाके, इसको जाना सीधा चाहिए था, ऐसे सीधा चाहिए था, तो लेकिन यहाँ से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है. बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, नॉर्मल की ओर इधर को झुक जाती है. एंड दिस एंगल बिटवीन दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे. कौन सी रे बोलते हैं इसको हम, रिफ्रैक्टेड रे. तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है ना. तो आप देख रहे हैं, अगर आप ये रेयर से डेंसर मीडियम में आपकी लाइट जाती है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है. ठीक है ना. तो देखो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है. अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं और बढ़ा दूँ, ये देखो मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका बढ़ा दिया, बढ़ गया ना, देखो यहाँ से इतना बड़ा बढ़ गया. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना. देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन मीडियम सेम रहना चाहिए. सपोज यहाँ एयर है, यहाँ वाटर है, तो यहाँ भी एयर और वाटर ही रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि यहाँ एयर और वाटर लिया, एयर और ग्लास ले लिए, तो तब तो चेंज कहानी हो जाएगी ना. So as the light ray goes from rarer to denser medium, it is bends towards the normal. Okay, but as you are changing the incident angle, जब incident angle को आप change करोगे तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी आपका अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा. देखो इंसिडेंट एंगल आपने यहाँ पर ये चेंज करा तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी आपका चेंज हो जाएगा, और चेंज करोगे तो रिफ्रैक्टेड एंगल और चेंज हो जाएगा, है ना. तो जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपका क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा. सो देयर इज अ रूल फॉर दिस, किस वे में चेंज होगा इसके लिए आप रूल है. ठीक है ना. एज द एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंजेस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो चेंजेस व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर, दिस इज रेयर है ना, रूरल लिख दिया हमने, रेयर टू डेंसर मीडियम. जो लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज होने के साथ साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपका क्या होता रहता है, चेंज हो रहता है. तो स्नेल्स लॉ कहता है, क्या कहता है, दिस इज स्नेल्स लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, SIN, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन, इन दोनों का जो रेशियो होगा, दिस ऑलवेज विल बी कांस्टेंट, ऑलवेज विल बी कांस्टेंट. यही आपका स्नेल्स लॉ कहता है. क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये साइन है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का जो रेशियो होगा साइन आई बाई साइन आर, दिस विल ऑलवेज बी कांस्टेंट. यानी साइन आई बाई साइन आर विल ऑलवेज बी कांस्टेंट. ये हमेशा आपका कांस्टेंट बना रहेगा. कांस्टेंट बोले तो सपोज आपने पहले वाले में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने I1 लिया था और एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 लिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका है R1. ठीक है. और दूसरे वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका I2 था और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका R2 हो गया. तो आप देखते हैं, अगर यहाँ पर आप साइन आई इसका साइन लें, इस एंगल का साइन लें, तो साइन आई बाई साइन आर, साइन I1 बाई साइन R1 करें, कुछ आएगा, वैल्यू आएगी. यानी आप देखेंगे साइन I1 बाई साइन R1, ये कुछ वैल्यू आएगी. एंड यहाँ पर भी देखें साइन I2 बाई साइन R2 करेंगे, ये भी कुछ आएगा. ये साइन I2 बाई साइन R2 करेंगे, ये भी कुछ आएगा, है ना. तो ये दोनों वैल्यू आपकी सेम आएंगी. साइन I1 बाई साइन R1 जो आएगा वही साइन I2 बाई साइन R2 आएगा. ओके. सो द रेशियो बिटवीन द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल ऑलवेज बी कांस्टेंट. Ratio between the sine of angle of incidence and sine of angle of refraction will always be
कांस्टेंट तो आप यहाँ देख सकते हैं, यही आपका स्नेल्स लॉ कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल रिमेन्स कांस्टेंट अंटिल द मीडियम रिमेन सेम। ये मीडियम आपका यहाँ पर सेम रहना चाहिए, मीडियम आपका क्या रहना चाहिए यहाँ पर आपका सेम रहना चाहिए। तो आप कह सकते हैं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, या आप कहें साइन I1/sin R1 इज इक्वल्स टू साइन I2/R2 होगा, वही आपका साइन I3/R3, और आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर लिया, 3 ले लिया, कोई और एंगल ले लिया, तो R3 भी चेंज हो जाएगा रिफ्रैक्शन। तो इन सबका आप डिवाइड करेंगे, रिफ्रैक्शन रेशियो आपका सेम आएगा। सपोज ये डिवाइड करके 5 आ रहा है तो ये भी 5, ये भी 5 आएगा। ओके, तो ये आपका स्नेल्स लॉ कहता है। स्नेल्स लॉ कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई एंड द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज साइन आर विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? सो दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। क्लियर है? नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिफाइन lateral displacement. Lateral displacement. So what is this lateral displacement? तो ये कहता है when a light ray passes through a rectangular glass slab, जब कोई लाइट रे एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, कोई आप ऐसा ग्लास स्लैब लेते हैं, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है इस टाइप से, ये ग्लास से बना है कोई, जब कोई लाइट रे इसमें से पास होती है ना, देन द एमरजेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। तो जो यहाँ से एमरजेंट रे निकलेगी, एमरजेंट रे कौन सी होगी? जैसे सपोज ये लाइट रे इंसिडेंट हुई तो यहाँ से एयर से ग्लास में गई तो ये नॉर्मल के इधर को बेंड हो जाएगी, इधर को बेंड हो जाएगी, बेंड होने के बाद फिर ये लाइट रे ये यहाँ से फिर बाहर निकलेगी। अब कहाँ से जा रही है? देखो पहले ये एयर से रेयर से डेंसर में गई, यानी एयर से ग्लास में गई, अब ग्लास से फिर एयर में आ रही, बाहर आ रही लाइट रे, यानी डेंसर से रेयर में जा रही, तो नॉर्मल से दूर भगेगी। अब ये नॉर्मल होंगी तो ये क्या हो जाएगी? नॉर्मल से दूर भग जाएगी, इस टाइप से ऐसे दूर हो जाएगी। तो ये आपका एमरजेंट रे कहलाती है और ये आपकी इंसिडेंट रे कहलाती है। ओके, सो व्हेन द लाइट रे पासिस थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, कोई टुकड़ा है ग्लास का, तो इससे जब लाइट रे पास होती है, ग्लास है, देन द एमरजेंट रे, जो एमरजेंट रे होती है, देन द एमरजेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाती है, प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड। जब इंसिडेंट रे को आप फॉरवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, ये इंसिडेंट रे है ना हमारी, ये थी इंसिडेंट, इसको मैं अगर आगे को बढ़ाऊँ ऐसे, ये आगे बढ़ा दी मैंने, तो देख रहे हैं आप कि जो एमरजेंट रे है, ये इंसिडेंट रे को अगर हम आगे को बढ़ाएं ऐसे, तो ये दोनों आपस में क्या दिखते हैं आपको? पैरेलल दिखते हैं। क्या दिखते हैं? पैरेलल दिखते हैं विद अ गैप, लेकिन दोनों के बीच में गैप दिख रहा है आपको, ये गैप, इसी गैप को, ये डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन this emergent ray and this incident ray produced forward, this distance is known as lateral displacement। यहां से ये डिस्टेंस कहलाती है आपकी lateral displacement। ठीक हो गया? so when a light ray passes through a rectangular glass slab, then the emergent ray, जो emergent ray होती है, इज पैरेलल, ये पैरेलल हो जाती है टू द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड। इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड के आगे के दोनों क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन एमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड, दिस डिस्टेंस इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? सो ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो यहाँ सपोज आपका एयर मीडियम है, ये ग्लास स्लैब है, मीन्स डेंसर मीडियम हो गया, ये अंदर पूरा डेंसर मीडियम है, और फिर यहाँ से एयर मीडियम है। तो आप देखते हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, तो आप देखते हैं यहाँ नॉर्मल ड्रॉप करेंगे तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब ग्लास स्लैब में ये यहाँ से ये तो नॉर्मल की ओर बेंड होगी, क्यों? क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, तो इंसिडेंट होने के बाद ये नॉर्मल की ओर बेंड होगी, यानी ये सीधी ना जाके रही आपकी, ये झुक गई, ये झुक गई ना, ये आ गई। फिर इस पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यहाँ से फिर लाइट रेयर मीडियम में जाएगी, क्योंकि यहाँ एयर है, तो ग्लास से एयर में जा रही है, तो यहाँ से फिर ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी? दूर भग जाएगी, क्योंकि लाइट जब डेंसर से रेयर में आती है, ये डेंसर मीडियम से रेयर में आएगी, तो नॉर्मल से दूर भगती है। ओके, सो ये लाइट रे आपकी इतनी दूर भग गई। अगर आप इस इंसिडेंट रे को हम पीछे को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो ये आगे इंसिडेंट रे, तो ये आपकी एमरजेंट रे कहलाती है, एमरजेंट रे। और ये आपकी जो रे होगी, ये इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड। ठीक है, हो गया? प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एमरजेंट एंगल। ये एमरजेंट एंगल है, जिस एंगल से लाइट आपकी एमर्ज बाहर को आ रही है, एमरजेंट एंगल, एंड दिस इज इंसिडेंट एंगल। तो आप देखते हैं कि जो इंसिडेंट एंगल और एमरजेंट एंगल आपस में क्या होते हैं? दोनों इक्वल आते हैं। ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री से आपका बाहर निकल जाएगा। ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन एमरजेंट रे एंड द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड, जो ये डिस्टेंस होगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यही आपकी कहलाएगी एल डी, मीन्स लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर लेते हैं। क्या कहा मैंने?
When a light ray passes through a rectangular glass slab, then the emergent ray is parallel to the emergent ray, यहाँ पर ray लिख लेना, जो emergent ray is parallel to the incident ray produced forward. The distance between incident ray, ये incident ray produced forward, and the emergent ray is called lateral displacement. ये जो distance है इन दोनों के बीच की, इसको हम क्या कहेंगे, lateral displacement. ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटरल डिस्प्लेसमेंट. लेटरल डिस्प्लेसमेंट को अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं. पहला फैक्टर तो आपका इंसिडेंट एंगल. अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, ऊपर को बढ़ाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. देखो यहाँ पर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी इतना है, सपोज इंसिडेंट रे एंगल यहाँ, सपोज इंसिडेंट रे को आप यहाँ ले लो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो ये दूरी भी क्या हो जाएगी, ये जो रे यहाँ को दिख रही है ये थोड़ा और इधर को निकल जाएगी. तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा आपका. ठीक हो गया. तो एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज, लेटरल डिस्प्लेसमेंट एल डी ऑल्सो इंक्रीजेज. दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन. एन बोलो या म्यू बोलो, एक ही बात है. म्यू भी लिखते हैं इसको हम ऐसे, ठीक है, इस टाइप से. म्यू कैसे लिखता है, ये और ये. ओके ओके. सो एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज, अगर मीडियम यानी जो ग्लास है जैसा आपने लिया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया तो बढ़ जाएगा तो उसमें लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. अगर इसमें जो भी रे ऑफ लाइट आएगी उसकी स्पीड, तो यहाँ पर बेंडिंग ज़्यादा हो जाएगी. जैसे इंसिडेंट एंगल है तो बेंडिंग क्या हो जाएगी, ये और ज़्यादा झुक जाएगी ये लाइट रे, क्योंकि मीडियम ज़्यादा डेंसर हो गया तो ज़्यादा बेंडिंग हो जाएगी. और बेंडिंग होने के साथ ये मीडियम भी यहाँ फिर ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा. ठीक है. सो एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस. ये दूसरा फैक्टर हो गया. तीसरा थिकनेस. अगर ग्लास स्लैब के आपने बहुत मोटा ले लिया तो मोटा ले लिया तो तब भी आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लास स्लैब आपका मोटा हो गया तो रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा उससे. सो एज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब इंक्रीजेस तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस. ऊपर को एरो किया इसका मतलब बढ़ रहा है. ठीक है. वेवलेंथ. अगला है वेवलेंथ. वेवलेंथ, जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है. वेवलेंथ कम होने पर, वेवलेंथ पता है ना, वेवलेंथ किसको बोलते हैं. वेवलेंथ देखो आप, वेवलेंथ ये वेवलेंथ को देखें आप, देखो ना हमने पढ़ा है विबग्योर, VIBGYOR. ये विबग्योर होता है, लाइट के कलर होते हैं. तो ये वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड लाइट की होती है. तो रेड लाइट आपको सबसे दूर से दिखाई देगी, सबसे दूर से दिखाई देती है रेड लाइट, है ना, क्योंकि इसकी स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो स्पीड ज़्यादा होगी तो इसमें बेंडिंग कम होती है. तो वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा सबसे कम हो, सबसे कम वेवलेंथ आपकी वॉयलेट कलर की होती है. तो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो इसमें बेंडिंग भी सबसे ज़्यादा होगी. यहाँ पर वॉयलेट कलर की लाइट सपोज आ रही है तो इसमें ज़्यादा बेंड होगी. तो ज़्यादा बेंड होगी तो क्या होगा, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी आपका बढ़ जाएगा. तो एज द वेवलेंथ डिक्रीजेज, जैसे जैसे वेवलेंथ ये सबसे ज़्यादा रेड की है तो जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होती जाएगी ऊपर को, है ना, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी आपका बढ़ जाएगा. तो सबसे ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसके केस में होगा आपका, वॉयलेट कलर में, क्योंकि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है. क्लियर है. हाँ. सो एज द वेवलेंथ डिक्रीजेज, वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, जैसे लैम्डा उल्टा वाई टाइप का बनाते हैं ये एंड ये. ठीक है ना. तो एज द वेवलेंथ डिक्रीजेज लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज. जितना वेवलेंथ कम उतना लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा. तो आप कह सकते हैं कि वॉयलेट कलर हैज़ द मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट. तो मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसका होता है, वॉयलेट कलर का होता है. ओके. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप वॉचिंग. हैप्पी एग्जाम.